हेलो रेप्लिकेटर्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज जीन क्लोनिंग। तो इससे पहले कि हम जीन क्लोनिंग पे डिस्कशन शुरू करें, थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फील्ड को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज आपको पता ही है कि आप जीन एडिटिंग कर सकते हो, जीन थेरेपी कर सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बन रहे हैं, क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। तो बहुत सारी मॉलिकुलर लेवल पर जाकर आप जीन में चेंजेस करके कुछ भी बना सकते हो। लेकिन आप जरा सोचो कि ये सारी चीज़ें जो आज इतनी ईजी हो चुकी हैं, आज से 100-150 साल पहले इस चीज़ के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कोई चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक दूंगा और पीछे लेके चलूंगा 100-150 साल पहले, अराउंड 1865 1900 के आसपास, कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे किस तरीके की डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुई और कैसे धीरे धीरे आकर हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी की, जो भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को मैंने यहाँ पर 6 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। जो यहाँ पे पहला फेज आप देख रहे हो वो है फाउंडेशन, डिस्कवरिंग डीएनए एंड स्ट्रक्चर, 1869 टू 1953। सेकेंड फेज है मॉलिकुलर बायोलॉजी एरा, जो कि 1958 से 1971 तक के बीच में माना जाता है। उसके बाद आता है थर्ड फेज, जो कि है बर्थ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअली माना जाता है कि 1972 और 1973 वो साल थे जहां पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एसेंस में आई। उसके बाद आता है बायोसेफ्टी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल इमर्जेस, 1974 टू 1980। देन बायोटेक्नोलॉजी बूम, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी थी तो बहुत सारी नए नए इन्वेंशंस, नए नए डिस्कवरीज, नए नए एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हो चुके थे। इसीलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी बूम का एरा बोला जाता है, 1980 से लेकर 2003 तक। उसके बाद 2003 से लेकर अभी तक जो एरा चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा, क्योंकि अब यहाँ पर जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी और मॉलिकुलर लेवल पर जाकर बहुत सारे जीन्स में हम चेंजेस कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली इसको मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसका एप्लीकेशन डिसीज में कर पा रहे हैं, हम डिसीज को ठीक करने के लिए कर पा रहे हैं, जीन थेरेपी कर पा रहे हैं, और जिसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये 6 फेसेस में हमने डिवाइड किया है इस पूरी हिस्ट्री को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को। शुरुआत करेंगे हम फाउंडेशन फेज से, जिसको बोला जाता है द फाउंडेशन, मतलब डिस्कवरिंग डीएनए एंड स्ट्रक्चर। इस फेज में डीएनए का स्ट्रक्चर की डिस्कवरी और उसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो इस डिस्कवरी को वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी माना जाता है इन द फील्ड ऑफ, आप बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स की फील्ड में। तो आप चलो 1865 में, 1865 में जब एक मॉन्क ने, जो कि ना कोई साइंटिस्ट था ना बायोलॉजिस्ट था, इसका नाम था ग्रेगोर मेंडल, वो एक मोनेस्ट्री में थे मॉन्क, और वो सिर्फ आसपास मटर की खेती वगैरह किया करते थे और अपना ज़्यादातर टाइम मोनेस्ट्री में स्पेंड किया करते थे। बट उनको पता नहीं कहाँ से एक क्यूरियोसिटी आई कि जेनेटिक्स के बारे में समझा जाए कि ये जो मटर है ये अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के जनरेशन बाय जनरेशन क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने मटर पे अपना स्टडी शुरू किया, पी पे अपना स्टडी शुरू किया, और उस पर स्टडी करते 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 उन्होंने दे दिया लॉ ऑफ हेरिडिटी, है ना, आपने पढ़ा होगा मेंडल जेनेटिक्स में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में। तो वहां पर उन्होंने दिया 1865 में थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बाय ग्रेगोर मेंडल। उसके बाद 3-4 साल बाद फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डिस्कवर किया न्यूक्लियन, जिसको डीएनए बोला गया बाद में। और जब ये डिस्कवर किया उन्होंने डीएनए, तो उस टाइम पर उनको खुद को नहीं पता था और बाकी और किसी को भी नहीं पता था कि ये डीएनए फ्यूचर में जाके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरी की पूरी बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। ओके, फिर क्या हुआ, 30-40 सालों तक बहुत खामोशी रही जेनेटिक्स की फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में, और जाकर के 1903 में डब्ल्यू सटन ने बताया कि जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स के बारे में जो ऑलरेडी मेंडल हिंट कर चुके थे, वो जीन्स क्रोमोसोम्स पर अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद 10 साल बाद एक और साइंटिस्ट है एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, उन्होंने फ्रूट फ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट किए और जीन मैपिंग कर डाली। मतलब दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कैसे निकालते हैं उनका डिस्टेंस, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। तो धीरे 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 जीन्स के बारे में चीजें ज्यादा से ज्यादा पता चलती जा रही थी साल ब साल। ओके, तो बट ये सारी डिस्कवरीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई मॉलिकुलर लेवल की स्टडी नहीं थी, किसी तरीके से बस एक तरीके से बोलते हो जुगाड़ कर करके और बहुत ही मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मिनिमम फैसिलिटीज के साथ ये सारी डिस्कवरीज हुई थी। इसलिए इसको बोला जाता है क्लासिकल जेनेटिक्स। ओके, क्योंकि ये फाउंडेशन था जेनेटिक्स की फील्ड में, राइट।
उसके कुछ 20-30 सालों बाद 1944 में पहली बार किसी ने ये बताया कि एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो होता है डीएनए। डीएनए की खोज आप देखो कितना टाइम पहले हो चुकी थी, है ना। लगभग आप देखोगे तो 80-90 साल पहले हो चुकी थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। बट कितने, लगभग 80-90 साल के बाद किसी ने ये बताया कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। और फिर 1952 में जब हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने इस 1944 की एक्सपेरिमेंट को और स्ट्रेंथन किया, कॉम्प्लीमेंट किया, और फिर इसके बाद तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके राइट। फिर 1951 से लेकर 1953 तक का जो पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर रोजलिंड फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहली बार पता लगाया था। और जो फोटो उन्होंने ली थी एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू उसको बोला फोटो 51। ये एक तरीके से लेबलिंग रही होगी, जैसे उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए होंगे 1 2 3 4 5 6, और सबसे अच्छी और सक्सेसफुल रिजल्ट फोटो 51 में आई होगी, तो इसलिए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने फोटो 51 रखा। हालांकि उस टाइम पर रोजलिंड फ्रैंकलिन को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, और सबसे अनफॉर्चुनेट ये रहा कि रोजलिंड फ्रैंकलिन के साथ काम करते थे मॉरिस विल्किंस। उन्होंने क्या किया, इस फोटो 51 को बिना रोजलिंड फ्रैंकलिन को बताए उनसे लेकर ले जाकर दे दिया वॉटसन और क्रिक को, और फिर उसी फोटो को यूज करके वॉटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया, जिसके लिए इन तीनों को, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस, इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अभी हाल ही में जेम्स वॉटसन की डेथ भी हुई है 97 की एज में। तो हालांकि उन्होंने बाद में ही जाके एक्सेप्ट किया कि फोटो 51 के बिना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल था, इसकी वजह से ही वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे पाए। बट जब 1962 में उनको नोबेल प्राइज मिला तो उससे पहले ही रोजलिंड फ्रैंकलिन की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी थी, तो डेथ के बाद नोबेल प्राइज नहीं मिलता था, तो इस वजह से उनको नहीं मिल पाया। बट अगर वो जिंदा रहती तो आई एम वेरी श्योर कि उनको भी इंक्लूड किया जाता उस नोबेल प्राइज में। उसके बाद ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स के बाद जो फेज आया वो मॉलिकुलर एरा ही था। उस टाइम पर 1958 में मिशेल्सन स्टाल ने सबसे पहले बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक टाइम पर एक स्ट्रैंड का कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है और दूसरे पैरेलल स्ट्रैंड का डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। फिर 1960s में निरनबर्ग, खुराना और होलर ने जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया, स्टार्ट कोडन क्या होता है, स्टॉप कोडन क्या होते हैं, ओके, और कौन से न्यूक्लियोटाइड्स किस अमीनो एसिड को एनकोड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, और ये डिस्कवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर 1967 में डिस्कवर हुआ डीएनए लाइगेज बाय गेलर्ट, लेमन, रिचर्डसन एंड होविट्ज लैबोरेटरीज। डीएनए लाइगेज क्या है, जो दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है, लाइगेट कर देता है। तो ये एंजाइम आगे चल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। इस टाइम पे इनको पता नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम की डिस्कवरी इन्होंने की थी। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ वो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए को कट करता है बीच में से, और वो किसने किया था, आर्बर, स्मिथ और नेथन्स ने 1968 से 1970 के बीच में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम माना जाता है कि वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, इसने बायोलॉजिकल साइंसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी, राइट। उसके बाद 1972 तक, आप देखो 1972 तक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुका था, डीएनए लाइगेज डिस्कवर हो चुका था, और यही दो एंजाइम्स हैं जो आज भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, क्लोनिंग करते हो जब जीन की, है ना। तो 1972 में पहली बार पॉल बर्ग ने क्रिएट किया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कैसे, दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को कंबाइन करके। कौन कौन से, एक तो वायरल डीएनए SV40 वायरस से लेकर लिया, और एक फाज डीएनए, लैम्डा फाज डीएनए, इन दोनों को लेकर आपस में जोड़ दिया और बनाया दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। और 1973 में जस्ट एक साल बाद ही बॉयर और कोहेन ने फर्स्ट टाइम जीन क्लोनिंग की बैक्टीरिया में। उन्होंने PSC 101 प्लास्मिड को यूज किया, इस प्लास्मिड को और एक फॉरेन डीएनए को कट किया, मतलब एक ये प्लास्मिड हो गया प्लस और एक ये फॉरेन डीएनए हो गया। इन दोनों को इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और फिर लाइगेशन किया यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो आप इसको अलग कलर से समझ लो, ये फॉरेन डीएनए है, और फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म बनाया, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो प्लाज्मिड है, जो डीएनए है,
वो एक तरीके से बोल सकते हो कि आर्टिफिशियली इंजीनियर डीएनए है, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डीएनए को मिलाकर एक कंप्लीट प्लाज्मिड बनाया। तो ये सारी डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अभी तक 1973 तक, बट ये दो डिस्कवरीज ने 1972 से 1973 के बीच में जो हुई, इन 3-4 लोगों ने जो की, इसने ही फाउंडेशन रखी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ओके, अब क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी थी इस फील्ड में, लोगों को ये समझ में आ गया था कि कैसे जीन को कट किया जाता है, कैसे जीन को जोड़ा जाता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला जा सकता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल डीएनए बनाया जा सकता है। तो लोगों को, साइंटिस्ट को ये लगने लग गया कि भाई इसका कुछ लोग तो बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, बट कुछ लोग इसका गलत यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीच में ऐसा चला था कि हाइब्रिड एनिमल्स बनाए जा सकते हैं और डिजाइनर बेबीज बनाए जा सकते हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये हो सकता था कि जो बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग होंगे उनके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो वो लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिज़ाइनर बेबीज़ बना सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा बेबीज़ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक तरीके से इस फील्ड का गलत और मिसयूज कर सकती थी। तो उसके लिए 1974 से 1980 के बीच में बायोसेफ्टी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का इमर्ज हुआ। मतलब जो भी इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स आरडीटी को यूज करने वाली हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि आप ये चीजें हैं जो कर सकते हो और इसके बियॉन्ड चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1974 में एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ने फॉर्म किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, जो कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट होगा उसको रेगुलेट करेगी, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, उस चीज़ को रेगुलेट करना। और मैं एनआईएच में भी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। एनआईएच में मेरा जो काम है वो कैंसर पे है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में हूँ। एनआईएच के बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे कि एनआईएआईडी एलर्जी इन्फेक्शियस डिसीज, एनसीआई और आरएनए से रिलेटेड, एनआईवी वायरोलॉजी से रिलेटेड, मैं हूँ एनसीआई में। ओके, तो 1975 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, एजिलोमर कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये ऐसी कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही थी जहाँ पर दुनिया के बहुत अलग अलग देशों से साइंटिस्ट आकर इस चीज़ पे डिस्कशन करने वाले थे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ कैसे किया जा सकता है और कैसे गलत यूज़ को रोकना है। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कशन हुआ था एजिलोमर कॉन्फ्रेंस में। फिर 1976 में दुनिया की पहली बायोटेक कंपनी का फाउंडेशन होता है, जिसको बोलते हैं जेनेंटेक। हमेशा याद रखना, कहीं पर अगर आपसे कोई पूछे किसी भी एग्जाम में या कहीं पर भी, या आप अगर इंडस्ट्री का देने जा रहे हो इंटरव्यू वगैरह, तो मे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि पहली बायोटेक कंपनी तो कौन सी थी, जेनेंटेक। और ये इसलिए भी इतनी ज़्यादा फेमस है, एक तो पहली बायोटेक कंपनी थी, दूसरा इसलिए फेमस है क्योंकि इसने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन को क्लोन करके रिकॉम्बिनेंट बना के बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करवाया था और मास लेवल पर प्रोड्यूस करना शुरू किया था, जिसको ह्यूमिलिन बोला गया। ह्यूम्यूलिन, ह्यूमन इंसुलिन को मिलाकर ह्यूमन इंसुलिन। ओके, इसलिए भी ज़्यादा फेमस है कंपनी जेनेटिक, राइट। फिर 1977 में डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग गई। गिलबर्ट और सैंगर माने जाते हैं इन्होंने ही डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड को इन्वेंट किया था। लार्ज स्केल पे सीक्वेंसिंग पॉसिबल हो पाई थी इन्हीं की वजह से। फिर 1980 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ड्रग अप्रूव होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूम्यूलिन, और ये जेनेंटेक के थ्रू ही डेवलप हुई थी, इसलिए भी जेनेंटेक इतनी ज़्यादा फेमस है। ये इकोलाई में प्रोड्यूस की गई यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ह्यूमन से इंसुलिन का डीएनए निकाला गया, उसको प्लास्मिड में क्लोन किया गया। कैसे क्लोनिंग होती है हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और फिर उसको इकोलाई में डाल के एम्पलीफाई करवाया गया। ओके, और ये जो डिस्कवरी थी, ये जो एप्लीकेशन था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये मेडिसिन, स्पेशली मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक माइलस्टोन की तरह माना गया, राइट। अब कंपनी आ चुकी थी, बायोटेक कंपनी जेनेंटेक। आरडीटी का यूज़ लोगों को समझ में आ गया था किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, और इम्पोर्टेंट इंजाइम्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, राइट। बट 1985 में एक ऐसी टेक्निक आती है जिसने बायोलॉजी को पूरा बदल के ही रख दिया, और वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फील्ड, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर 10 पे था तो सीधा जंप करके 100 पे आ गया। इस तरीके से उसकी फील्ड में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। और पीसीआर का इन्वेंशन किया था कैरी म्यूलिस ने। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैरी म्यूलिस की कि
ये अपना समर वैकेशन मनाने के लिए छुट्टियों में ड्राइव करके जा रहे थे कैलिफोर्निया में कहीं पर, और ड्राइव करते करते इनको ये वाला थॉट आया था कि इस तरीके से भी डीएनए को एम्पलीफाई किया जा सकता है पीसीआर के थ्रू। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इन्वेंट कर दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैरी मिलिस की, आप डिटेल में कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो, मजा आएगा पढ़ के। उसके बाद 1990 से लेकर 1999 तक कई सारे डिफरेंट जगहों पर एक्सपेरिमेंट्स होने लगे इन द फील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस की। आपने पढ़ा ही होगा बहुत ज़्यादा बुक्स में ये। फिर 1990 में पहली बार जीन थेरेपी सक्सेसफुल तरीके से ट्रायल्स शुरू किए गए ह्यूमंस में। हालांकि ये बाद में जाकर के ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और फिर दोबारा लेकिन इसमें प्रयास करते रहे लोग, साइंटिस्ट इसमें लगातार कोशिश करते रहे। ओके, और फिर बाद में जाकर के अभी बताऊंगा आपको सक्सेसफुल जीन थेरेपी स्टैब्लिश कर पाए। फिर 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता है इन द फील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका लॉन्च होता है, ठीक है, जो कि 2000s में जाके कंप्लीट होता है, अभी आगे बात करेंगे। फिर 1994 में ही पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया गया जिसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो मतलब इसके नाम में ही इसकी कहानी छुपी है कि ऐसा ये टोमेटो है, मतलब टोमेटो क्या है कि दुनिया के अलग अलग कोने में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था जहाँ पे भी ये प्रोड्यूस होता था, बट टमाटर उतनी दूर तक पहुँचते पहुँचते खराब हो जाता था, है ना, आपको पता है कि ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसका फ्लेवर बचाने के लिए, इसका शेल्फ लाइफ बचाने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया ताकि ये लंबे समय तक ये टिक सके और ख़राब ना हो, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये 1994 में बन चुका था। तो मतलब आप समझ लो कि 1994 तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एकदम अपने पीक पर आ चुकी थी। उसको समझ में आ गया था कि कैसे इस फील्ड को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लोगों को समझ में आ चुका था। बट 2003 में बोला जाता है कि मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग का एरा शुरू हो गया, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। मतलब ह्यूमन के अंदर जितने भी जीन हैं उन सब को सीक्वेंस कर दिया गया था। अब हमको पता है कि भाई इस जीन का ये काम है, इस जीन का ये काम है, हर एक जीन का जो ह्यूमन में है उसका फंक्शन हमें पता चल चुका था, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है, इसलिए इसको मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा बोला गया, जो अभी तक कंटिन्यू है। फिर 2012 में डिस्कवर होता है क्रिस्पर Cas9 टेक्निक, और ये की थी डॉर्डना और कैरपेंटियर ने, ठीक है, जिसकी वजह से जीनोम एडिटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गई, और इसका इन द फील्ड ऑफ इन्फेक्शन बायोलॉजी, डिसीज बायोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपको पता ही है। फिर 2017 में फर्स्ट FDA अप्रूव्ड जीन थेरेपी आई सिकल सेल डिसीज के लिए, और 2020 में फर्स्ट FDA अप्रूव्ड जीन थेरेपी आई रेयर आई डिसीज के लिए। ये कब शुरू हुआ था आप सोचो, 1990 में, जब ये अनसक्सेसफुल रहा था जीन थेरेपी। सोचो कि एक एक्सपेरिमेंट लगातार सालों साल लोग ट्राई करते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, कोशिश करते हैं, फिर फेल होते हैं, कोशिश करते हैं, फिर फेल होते हैं, तब जाकर उनको सक्सेस मिलती है ना। तो सोचो 20-30 सालों के बाद पहला FDA अप्रूव जीन थेरेपी आ पाया मार्केट में, लगातार एक्सपेरिमेंट्स फेलियर होने के बाद। फिर 2020 में क्रिस्पर में नोबेल प्राइज मिलता है कैरपेंटियर और जेनिफर डॉर्डना को। तो ये थी हिस्ट्री का रिकैप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फील्ड का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। आई होप आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हिस्ट्री समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको एक्चुअली समझ में आए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई है, क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, ताकि आपको एक तरीके से आपके दिमाग में कंसेप्ट बन सके। Here I will just take a small break to request something from you. Each lecture you see take a lot of effort, time and dedication. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊं ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियरली समझ आए. So if you watch my lectures, please support Replicating Minds with at least one like, one comment and one share. These small gestures really matters and they tell YouTube that this particular video, this channel is really helpful for the students like you. Your little supports keep this channel growing and keeps me motivated to bring you content like this. And if you have not subscribed yet, please subscribe and press the bell icon so that you do not miss the updates. Every like, comment and share means a lot to me, and it's not just a support, it's encouragement that keeps Replicating Minds alive and growing. तो आगे चलते हैं। अब आपको अभी तक ये समझ में आई चुका है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। फिर भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ये क्या होता है, अ मॉडिफाइड डीएनए क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस या टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन से आपने इंसुलिन का जीन लिया, ओके, जीन क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लिया, और आपने क्या किया,
बैक्टीरिया से प्लास्मिड लिया, ये प्लास्मिड लिया, डबल स्टैंडर्ड प्लास्मिड, और फिर क्या किया, इन दोनों को फ्यूज कर दिया। कैसे फ्यूज करते हैं वो तो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये था आपका मान लो डीएनए, ह्यूमन डीएनए ब्लू कलर में, और फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, ये इस तरीके से बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, ये है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम different sources, different organism together to form a new genetic combination which does not exist naturally। देखो ये कॉम्बिनेशन कोई नेचुरली तो था नहीं, ये ह्यूमंस ने आर्टिफिशियली बनाया है। एंड दैट हैज साइंटिफिक, मेडिकल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वैल्यू। वैल्यू है इसकी, है ना, साइंटिफिक वैल्यू है, मतलब ये एम ही तो बनाया नहीं है, ये एक ह्यूमुलिन बनाया है जेनेटेक ने मान लो, मतलब ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन जिसके अंदर इंसुलिन नहीं होता है ना, आपको पता ही है कि उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, डायबिटीज से रिलेटेड है। ओके, तो अब जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है और जेनेटेक ने ये मास लेवल पर ह्यूमन इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो साइंटिफिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकली आपको पता ही है कि डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाता है। एग्रीकल्चर में भी जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया, फ्लेवर से सेवर टोमेटो बनाया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन बनाया गया, ठीक है, और इंडस्ट्रियल वैल्यू तो है ही, राइट। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि जीन में चेंजेस कर रहे हैं हम, इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, इसलिए उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। Example, the production of human insulin using E. coli bacteria, one of the first and most successful example of this technology. Okay? चलिए अब हम शुरू करते हैं जीन क्लोनिंग का प्रोसेस। तो जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक इन विच अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जैसे कि ये मान लो कि पूरा का पूरा आपका ह्यूमन डीएनए, मान लो ये पूरा का पूरा ह्यूमन डीएनए, क्या ये ह्यूमन जीनोम मान लो, ये पूरा का पूरा, इतना छोटा तो नहीं होगा बट मान के चलो, मानने का तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और इस छोटे से रीजन में ये जो है रीजन, ये जो रीजन है, ये छोटा सा रीजन है इंसुलिन का। यहाँ पे बहुत सारे जीन होते हैं ना, जैसे मान लो ये हो गया जीन 1, ये हो गया जीन 2, ये हो गया जीन 3, ये हो गया जीन 4। जीनों पे बहुत सारे जीन्स लाइन से अरेंज्ड हैं, क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स लाइन से अरेंज्ड हैं। किसने बताया था? डब्ल्यू सटन ने। ओके, तो जीन क्लोनिंग इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक इन विच अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट, मान लो ये है वो हमारा स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट, इज आइसोलेटेड, इसको हमने आइसोलेट किया, ये रहा इंसुलिन को हमने आइसोलेट किया एक तरीके से, इंसर्टेड इनटू सूटेबल वेक्टर, इसको हमने एक सूटेबल वेक्टर के साथ इंसर्ट कर दिया, ये था हमारा सूटेबल वेक्टर मान लो, ठीक है, इसको हमने सूटेबल वेक्टर में यहाँ पर इंसर्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो रेड वाला पार्ट क्या है? बैक्टीरिया का प्लास्मिड है, ये कहाँ से लिया हमने? बैक्टीरिया से, और ये लिया था हमने ह्यूमन से, है ना। इंसर्टेड इनटू सूटेबल वेक्टर, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल मतलब इकोलाई में डाल दिया, ये हमारा है इकोलाई, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिया वेक्टर, ये लिया फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि इंसुलिन था, इसको हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, उसके बाद हमने इसको क्या किया? बैक्टीरिया में डाल दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा बैक्टीरियम कैरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिर हमने क्या किया कि इसको एम्पलीफाई करवाया। तो जब इकोलाई एम्पलीफाई करता है, दिस इज इकोलाई, जब इकोलाई एम्पलीफाई करेगा मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से, तो उसके अंदर प्लास्मिड भी एम्पलीफाई करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब इकोलाई के अंदर एक इकोलाई के अंदर जो प्लास्मिड है वो भी एम्पलीफाई कर रहा है, और ये इकोलाई भी एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट में आपने शुरू किया था, मतलब शुरू में आपने जब शुरू किया था तो एक प्लास्मिड था, बट एंड में बहुत सारे एम्पलीफिकेशन के बाद आपको कई सारी कॉपीज मिलेंगी ऑफ सेम डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब इसकी आपको बहुत सारी कॉपीज मिलेंगी, ठीक है। तो आपने एक फ्रेगमेंट ऑफ इंसुलिन से अगर शुरू किया तो आप सोचो आपको लाखों इंसुलिन के फ्रेगमेंट मिल सकते हैं। यही क्या? यही है क्लोनिंग। आपके अगर बहुत सारे हम शक्ल बना दिए जाए तो वो आपके क्या होंगे? क्लोन होंगे। यही है क्लोनिंग, जीन की क्लोनिंग हो रही है यहाँ पे। ओके, तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप करके। तो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला स्टेप होता है यहाँ पर सेल लाइसिस, ठीक है। यहाँ पर सेल को ब्रेक किया जाता है और वहां से डीएनए को निकाला जाता है। तो दूसरा हो गया आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, ये हो गया आपका जीनोमिक डीएनए। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है
एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, मतलब ये पूरा का पूरा अगर जीनोमिक डीएनए है और यहाँ पर कहीं यहाँ पर मान लो ये स्पेसिफिक जीन है, तो उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, मतलब पहले इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाएंगी, ठीक है। तो मान लो ये वो स्पेसिफिक जीन है, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाएंगी, ओके। इस तरीके से बहुत सारी कॉपी बनाई जाएंगी क्लोनिंग करने से पहले। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है, कि स्पेसिफिक वेक्टर हमें सेलेक्ट करना है जिसके जिसके अंदर हम इस फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सके, ठीक है। और वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, मतलब ये जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट एम्पलीफाई किया है इसको हम डाइजेस्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है डाइजेशन, डायरेक्टली क्यों इसको इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, वो भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट का भी होता है यहाँ पर, और जो प्लास्मिड हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर इसका भी होता है। तो आप ये देखोगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब जो प्लास्मिड आपने सेलेक्ट किया है उसका भी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन देखो कर रहे हो आप। यहाँ पे कट लगाया आपने तो ये खुल गया, खुलेगा तभी तो यहाँ पर इंसर्ट करोगे ये डीएनए ये वाला, है ना। और इसका इसका भी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा। जब दोनों का रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो जाएगा तब हम उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं लाइगेशन। तो जब लाइगेशन करते हो तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो प्लास्मिड खुला है जो यहाँ से डाइजेस्ट हुआ है ये आपस में फिर से जुड़ जाए बिना इसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट हुए। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा कि इसमें डीएनए का फ्रेगमेंट इंसर्ट हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस सिक्स्थ स्टेप था लाइगेशन। इसके बाद सेवंथ क्या होता है, एक बार जब आपको ये कॉम्बिनेशन मिल गया, या तो सेल्फ लाइगेटेड प्लास्मिड बोलते हैं इसको, और या रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, तो जब आपको ये दो टाइप के प्लास्मिड आपने बना लिए, फिर आप इसको ई कोलाई के अंदर, होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो, मतलब डाल देते हो। उसका भी मेथड होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। तो सेवंथ स्टेप क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एम्पलीफिकेशन, मतलब ये जो इकोलाई है जिसके अंदर आपने प्लास्मिड डाला है उसका एम्पलीफिकेशन, क्योंकि जब इकोलाई का भी एम्पलीफिकेशन होगा और उसके अंदर जो आपने प्लास्मिड डाला है जिसके अंदर आपका डीएनए फ्रेगमेंट है उसका भी एम्पलीफिकेशन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से एल्गोरिथमिकली एक्सपोनेंशियली इसका एम्पलीफिकेशन होता चला जाता है। फिर नाइन्थ स्टेप है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड्स। तो यहाँ पर हम उन्हीं प्लास्मिड को सेलेक्ट करते हैं जो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उन्हीं इकोलाई को, उन्हीं बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है। तो यहाँ पर सिलेक्शन मार्कर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये नाइन्थ स्टेप है। अभी मैं आपको एक स्टेप्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम जब उन बैक्टीरियाज को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनके अंदर सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसके बाद हम उनके अंदर से वो प्लास्मिड्स को प्यूरिफाई करते हैं, उन सभी प्लास्मिड को प्यूरिफाई करेंगे जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रेगमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर यहाँ से आप क्लोनिंग को कंफर्म करते हो कि क्लोन हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है 10 से 11 स्टेप्स हैं जीन क्लोनिंग के, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आराम से, डिटेल में, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है ये थोड़ा डीप में और अच्छे से समझ के होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेल लाइसिस। ओके, सेल लाइसिस क्या है? सेल लाइसिस इज ए टेक्निक इन विच द सेल मेम्ब्रेन एंड इन सम केसेस सेल वॉल किसमें होता है, कमेंट में बताना। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज डिस्ट्रप्टेड यूजिंग फिजिकल, केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड्स टू रिलीज सेल्यूलर कंटेंट सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ऑर्गेनेल्स। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, सेल को ब्रेक करते हैं ताकि इसके अंदर, हमारा मेन टारगेट क्या है, डीएनए, उसी को तो क्लोन करना है ना। तो पहले हम डीएनए निकालेंगे, फिर उसमें जो हम जीन को क्लोन करना चाहते हैं उसको एम्पलीफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा सेल को ब्रेक करना, मतलब सेल लाइज करना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब इसके कई टेक्निक्स होते हैं, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड है, तो डिफरेंट मेथड है सेल लाइज करने के। तो उनको हम जरा ध्यान से समझते हैं कि कितने मेथड है, किस किस टाइप के मेथड होते हैं। तो मेनली हम उन सभी मेथड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल मेथड और नॉन मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल में एक आता है मॉर्टल पेस्टल मेथड, दूसरा होता है ब्लेंडर, तीसरा होता है बीड बीटिंग, चौथा होता है अल्ट्रासोनिकेशन और पांचवा मेथड होता है होमोजेनाइजर। नॉन मैकेनिकल की बात करेंगे तो फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन मैकेनिकल मेथड्स को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से सेल्स को ब्रेक करते हैं, मतलब सेल लाइसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो
अच्छा, यहाँ पर फिजिकल में हम दो तरीके के मेथड यूज़ करते हैं, फ्रीज थॉ और ऑस्मोटिक लाइसिस। केमिकल में हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं, और बायोलॉजिकल में हम स्पेशली एंजाइमेटिक यूज़ करते हैं। ओके, और फिर डिटर्जेंट में हम यूज़ करते हैं एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल सेल लाइसिस मेथड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले आपका मोर्टल पेस्टल मेथड, ये मेनली हम प्लांट सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि प्लांट के जो सैंपल होते हैं, जैसे लीव्स, रूट्स, स्टेम, ये काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मतलब स्ट्रांग होते हैं, तो इनको अच्छे से मैनुअली क्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम मोर्टल पेस्टल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हम मेटाबोलाइट्स, बायोमोलिक्यूल जो भी हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और मिथेनॉल का। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ब्लेंडर। ब्लेंडर इज मेनली यूज फॉर मेमेलियन एंड प्लांट टिश्यू। इसमें हम टिश्यूज को कट कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पीसीस में, ठीक है, और बफर के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिर मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और यहाँ पर जो आपको खास करके याद रखना है वो है जिरकोनियम ऑक्साइड बीड्स, जिसमें हम जो हमने पीसेस किए हैं टिश्यूज के छोटे 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 छोटे, उनको जिरकोनियम बीड्स के साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि शीयरिंग फोर्स, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सके और ब्रेक कर सके सेल्स को। तीसरा है आपका बीड बीटिंग। बीड बीटिंग आप किसी भी टाइप के सेल, चाहे वो माइक्रोबियल हो, मेमेलियन हो, प्लांट हो, यूज कर सकते हो। इसमें आप ग्लास और सेरेमिक बीड्स यूज करते हो सेल को डिसरप्ट करने के लिए, है ना। इसमें क्या करते हो, ट्यूब में ग्लास की बीड्स या सेरेमिक बीड्स डाल देते हो, अपना सैंपल डाल देते हो, और उसको बहुत ही हाई स्पीड पे आप बीट करते हो बीट से इस इंस्ट्रूमेंट में डाल करके, तो इससे क्या होता है, सेल डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिकेशन। अल्ट्रासोनिकेशन मेनली यूज फॉर कल्चर्ड मेमेलियन, प्लांट एंड माइक्रोबियल सेल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज करते हैं, मोर देन 20 हर्ट्स। ओके, 20 हर्ट्स से ज़्यादा का साउंड जनरेट किया जाता है, और किसके थ्रू, यहाँ पर एक टाइटेनियम का प्रोब होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि ये ट्यूब है, इसके अंदर ये प्रोब डाल दी जाती है, इसके अंदर आपका सैंपल होता है, और इस प्रोब से ये साउंड वेव निकलती है। आपको एग्जैक्टली वो साउंड वेव सुनाई देगी, आप उस इंस्ट्रूमेंट के आसपास खड़े रहोगे तो, बट वो आपके लिए, आपके कानों के लिए हार्मफुल होती है, तो आपको वहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, या उसके साथ हेडफोन्स आते हैं लगाने के लिए, अगर आपको वहाँ पे खड़ा रख के उसको देखना है, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है उसके ऐसे करके, जो आपके कानों को डैमेज कर सकती है अगर आप लगातार सुनोगे तो उसकी वजह से शेयरिंग फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो सेल्स डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर ये बैक्टीरियल सेल्स के केस में हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद ये रखनी है आपको कि ये जो साउंड वेव होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो सेल ब्रेक होते ही जो बायोमोलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं वो डीनेचर हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम उन सैंपल्स को आइस में रखते हैं। जैसे ये ट्यूब है, ये वाला ट्यूब है, इसके अंदर आपका सैंपल है, तो इसको आप बीकर में रखो, और यहाँ पर आप बीकर में आइस रख दो, ताकि ये आपके इस ट्यूब को ठंडा रखे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर हम मेनली मेमेलियन और प्लांट सेल्स के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब होता है, उसका जो डायमीटर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, और उसमें आप बार बार मेमेलियन या प्लांट सेल्स को, जिसको भी आप ब्रेक करना चाहते हो, डिस्टर्ब करना चाहते हो, उसको बार बार सक करते हो, छोड़ते हो, सक करते हो, छोड़ते हो। इससे क्या होता है, शेयरिंग फोर्स क्रिएट होती है सिमिलर टू बीट बीटिंग, और जिसकी वजह से सेल्स ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ सेल लाइसिस, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, फ्रीज थॉ एक मेथड होता है। इसमें क्या है कि मेनली आप क्या करोगे कि जैसे आपका ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो आप इसको पहले फ्रीज कर दोगे। फ्रीज कर दोगे तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स जम जाएंगे। आइस क्रिस्टल्स, जैसे ये मान लो आइस क्रिस्टल्स है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, लिक्विड, साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है, तो वो सारे के सारे जम जाएंगे। ठीक है, और फिर इसको आप थॉ करोगे, मतलब फिर से हीट करोगे, तो ये आइस क्रिस्टल्स जब मेल्ट होंगे तो ये एक्सपेंड करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, सेल ब्रेक हो जाएगी। तो ये है फ्रीज थॉ, फिजिकल मेथड। इसी में दूसरा होता है ऑस्मोटिक मेथड। इसमें क्या करते हैं, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल व्हिच लीड्स टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली लाइसिस ऑफ सेल। इसमें सेल के अंदर लगातार अंदर की तरफ पानी को डालते हैं, डालते डालते, जिसके क्या होता है कि सेल स्वेल होती जाती है, और लास्ट में वो बस्ट कर जाती है और सेल लाइज हो जाता है। ठीक है, इट इज ओनली यूजफुल फॉर एनिमल सेल्स सिंस दे डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से ब्रेक इजीली हो जाती है सेल्स। नेक्स्ट है नॉन मैकेनिकल में केमिकल मेथड।
ओके, तो केमिकल मेथड में सबसे पहले है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में एनायनिक डिटर्जेंट हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, नॉन आयनिक हो सकता है। तो एनायनिक का एग्जांपल है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, शॉर्ट में एसटीएस बोलते हैं। ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करता है और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो जितने भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन उनको ब्रेक करता है। और ये क्या होता है कि काफ़ी हाईली एनायनिक, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस डिटर्जेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स के लिए क्या बोल सकते हैं उसको, कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये आसानी से ब्रेक कर देता है। फिर नेक्स्ट है कैटायनिक डिटर्जेंट, जिसका एग्जांपल थाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, ये क्या करता है, इट इंटरैक्ट्स एंड डिस्टर्ब द लिपोपॉलीसेकेराइड एंड फॉस्फोलिपिड। सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, आपको पता है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये क्या करती है, ये उससे इंटरैक्ट करके उसको डिस्टर्ब कर देती है। जब लिपोपॉलीसेकेराइड डिस्टर्ब हो जाएगी, फॉस्फोलिपिड डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सेल अपने आप ब्रेक हो जाएगी। और थर्ड ऑप्शन है कि आप नॉन आयनिक डिटर्जेंट यूज करते हो, जैसे एग्जांपल ट्राइटॉन X100। ये माइल्ड डिटर्जेंट होता है। ये आप तब यूज करते हो जब आप नहीं चाहते कि सेल के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स है उनको डैमेज हो, सिर्फ सेल वॉल को आप सॉल्युबलाइज करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, तो आप ट्राइटॉन X100 को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना चिलेटिंग एजेंट, जिसका एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या करता है कि ये जो डाइवेलेंट आयंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम, इनको चिलेट कर देता है, शील्ड कर लेता है, ठीक है, रिमूव कर देता है सेल वॉल से। तो ये जो कैल्शियम आयन है, ये एक तरीके से सेल वॉल को स्ट्रेंथन करती है, जोड़ के रखती है, ठीक है। बट अगर EDTA उसको चिलेट कर देगा, शील्ड कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, तो सेल वॉल अपने प्रॉपर शेप में नहीं रह पाएगी और डिस्टेबलाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल वॉल ब्रेक हो जाती है। तो चिलेटिंग एजेंट, जब आपसे कहीं पूछा जाए कि नॉन मैकेनिकल में ऐसा कौन सा चिलेटिंग एजेंट है जो कि यूज किया जाता है, तो आपको EDTA याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल मेथड, जो कि नॉन मैकेनिकल में आता है। यहाँ पर एग्जांपल आपको याद रखना है लाइसोजाइम का। तो लाइसोजाइम क्या है, एक बायोलॉजिकल एंजाइम है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेल लाइसिस के लिए। और ये जो है, ये हैन एग वाइट से आइसोलेट किया गया था। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो वॉल होती है उसको डायरेक्टली क्लीव करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो मेनली इट इज यूज फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि लाइसोजाइम के साथ EDTA मिला सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ग्राम नेगेटिव में जो LPS मेम्ब्रेन होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन होती है, वो भी क्लीव हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सेल लाइसिस। तो सेल लाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक DNA। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियसेस। जब आप सेल लाइज करते हो, तो आप किस लिए कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, टू आइसोलेट द DNA, या इन सम केसेस RNA। वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ओके। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने सैंपल को कंटेमिनेट कर सकते हो न्यूक्लियस से। न्यूक्लियसेस क्या होते हैं, न्यूक्लियसेस आर द एंजाइम्स व्हिच कैन डिग्रेड DNA और RNA। न्यूक्लियसेस मतलब DNases, RNAs are the enzyme that cleaves the nucleic acid into smaller nucleotide units। जैसे ये DNA है, तो इसको क्या करेगी, क्लीव कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। आप तो पूरा DNA चाहते थे, लेकिन आपका सैंपल किसी तरीके से न्यूक्लियस से, DNA या RNA से कंटेमिनेट हो गया, और आपके सैंपल में जो DNA था जिसको आप इंटेक्ट चाहते थे, उसको इसने क्लीव कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना, बहुत कॉमन है आपके आसपास। कैसे, आपकी स्किन से बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूक्लियस सिक्रेट होता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा जब भी आप क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट करो या आइसोलेट करो जीनोमिक DNA या प्लास्मिड, तो हमेशा इसलिए ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्किन सेक्रेशन इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा है एयरबॉर्न माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हवा में आसपास चाहे आप कितना भी स्टेरिलाइज कर लो, कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन रहता ही रहता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन हो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तीसरा है कि अगर आपका पाइपेट, ट्यूब्स, बेंच या ग्लव्स कंटेमिनेट है जिस पे न्यूक्लियस हो सकता है, तो वो भी आपके सैंपल में DNA को डैमेज कर सकती है, RNA को डैमेज कर सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूक्लियस, इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर एक बार वो आपके सैंपल में आ गए, तो वो आपके DNA को डैमेज करेंगे ही करेंगे, RNA को डैमेज करेंगे ही करेंगे। तो रिमूव करने से अच्छा है प्रिकॉशन लेना, कि पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलो कि सैंपल में न्यूक्लियस के आने के चांसेस ही ना हो। तो
तो प्रिकॉशन क्या क्या हो सकता है कि रीजनेबल प्रिकॉशन मस्ट बी फॉलो टू ऑब्टेन न्यूक्लियस फ्री एनवायरनमेंट ड्यूरिंग वर्क विद आरएनए एंड डीएनए। जब भी आप आरएनए डीएनए से रिलेटेड काम करो तो आप क्या कर सकते हो, रेगुलरली क्लीन करोगे वर्किंग प्लेस को यूजिंग 70% एथेनॉल, और एक आरएनए अवे सॉल्यूशन आता है, मतलब एक बॉटल में सॉल्यूशन आता है, आप उसको स्प्रे कर सकते हो, जिससे क्या हो कि आसपास अगर आरएनए है कहीं पर भी तो वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, जो भी आरएनए पे काम करता है उसको पता होगा ये चीज़। ठीक है, उसके बाद है ग्लासवेयर कैन बी हीटेड एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 to 10 आवर्स। तो ये जो बहुत मोस्ट रिलायबल चीज़ है, ये जो टेक्निक है, अगर आप ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में, तो ये क्या करता है, डीएनएस को और आरएनएस को इनएक्टिवेट कर देता है, अगर इतने ड्यूरेशन के लिए आप इतने डिग्री पे हीट करोगे तो। बट अगर आप प्लास्टिक वेयर यूज़ कर रहे हो तो इसको तो आप हीट कर नहीं सकते, तो इसको या तो आप क्लोरोफॉर्म से ट्रीट कर सकते हो, या ऐसे प्लास्टिक वेयर्स खरीद सकते हो जो आरएनएस डीएनएस फ्री हो और उस पर सर्टिफाइड हो, लिखा हो प्रॉपर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कंपनीज है जो आरएनएस डीएनएस फ्री प्लास्टिक वेयर्स या और भी डिफरेंट कंज्यूमेबल्स जो आप लैब में यूज़ करते हो वो प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन जो है। आप देखो डिफरेंट लैब्स, डिफरेंट लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हैं, कुछ लोग एनिमल्स पे करते हैं, कुछ लोग प्लांट्स पे करते हैं, कुछ लोग माइक्रोब्स पे करते हैं। तो अगर आप एनिमल्स पे कर रहे हो तो ऑर्गन पे भी काम कर सकते हो, टिश्यू पे भी कर सकते हो, सेल से भी कर सकते हो, तो कहीं से भी डीएनए निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, प्लांट्स पे कर रहे हो तो टिश्यू से डीएनए निकालना पड़ सकता है या सेल से निकालना पड़ सकता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो कि आरएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, डीएनए में क्रोमोसोमल डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि प्लाज्मिड है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के वो कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं, जिसमें से मेनली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सॉल्यूशन बेस्ड एक्सट्रैक्शन और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। तो अगर हम सॉल्यूशन बेस्ड एक्सट्रैक्शन की बात करें तो फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन है, एल्कलाइन एक्सट्रैक्शन है, सीटेब एक्सट्रैक्शन मेथड है, और ईटीबीआर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। फिर अगर सॉलिड फेज की बात करें तो सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन है, मैग्नेटिक बीड बेस्ड एक्सट्रैक्शन है, आयन एक्सचेंज एक्सट्रैक्शन मेथड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन बेस्ड एक्सट्रैक्शन में डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो ये जो टेक्निक है ये फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड है। इसमें करते क्या हो, आपकी जो सेल एक्सट्रैक्ट है, ये जो आपका सेल एक्सट्रैक्ट है, जो आपने सेल को ब्रेक डाउन किया, सेल को लाइज किया, वहां से आपको सेल एक्सट्रैक्ट मिला। ओके, फिर आप उस सेल एक्सट्रैक्ट को मिक्स कर देते हो फिनोल के साथ। ठीक है, फिनोल के साथ मिक्स करने के बाद अच्छे से उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जब करते हो तो आपको तीन डिफरेंट लेयर्स मिलती है। ऊपर वाली मिलती है एक्वस लेयर, जिसमें आपका डीएनए और आरएनए होता है। बीच में आपको एक इंटरफेस दिखेगा जहां पे ये प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे मिलता है आपको फिनोल। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट आपको लेयर्स मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, द पावर ऑफ दिस मेथड कम्स फ्रॉम सेलेक्टिव सॉल्युबिलिटी। जो न्यूक्लिक एसिड है वो वाटर लविंग होते हैं, इसलिए वो एक्वस फेज, मतलब सबसे ऊपर वाले फेज में रह जाते हैं, स्टे इन द एक्वस फेज। प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड, है ना, डीनेचर होने की वजह से वो कोएगुलेट हो जाते हैं, इसलिए वो इंटरफेस पे रह जाते हैं। और जो लिपिड्स वगैरह है वो डिजोल्व होकर फिनोल में चले जाते हैं, इसलिए वो गो इनटू द ऑर्गेनिक फेज। तो इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जेंटली विद द हेल्प ऑफ पाइपेट यहाँ से इसको धीरे धीरे सक कर लेते हैं, इस एक्वस लेयर को जिसमें आपका डीएनए आरएनए है। तो यहाँ से आप डीएनए को निकाल लेते हो। ठीक है, दूसरा मेथड है सीटैब मेथड, सीटैब एक्सट्रैक्शन मेथड, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मेथड। इसमें क्या होता है कि जो सेल एक्सट्रैक्ट है इसको आप सीटैब के साथ इंक्यूबेट कर देते हो। ठीक है, और सीटैब के साथ जब इंक्यूबेट करते हो तो ये जो सीटैब है और डीएनए है ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और जब इनको आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये पैलेट की फॉर्म में नीचे आके जमा हो जाते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लिक एसिड और सीटैब का कॉम्प्लेक्स। फिर आप क्या करते हो कि ये जो ऊपर वाला एक्वस फेज है जिसमें आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे यहीं पर रह जाते हैं, इसमें एक्वस फेज में, लिक्विड में, इसको आप डिस्कार्ड कर देते हो। और ये जो पैलेट है जिसमें आपका न्यूक्लिक एसिड है इसको आप रीसस्पेंड करते हो 1 मोलर NaCl में।
NaCl क्या है आपका? सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो जब आप इसको सोडियम क्लोराइड में रिसस्पेंड करते हो तो सॉल्ट की वजह से क्या होता है कि DNA और सी टैब में जो यहाँ पर बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और DNA अलग हो जाता है, सी टैब अलग हो जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आप इथेनॉल प्रेसिपिटेशन करते हो। इथेनॉल की वजह से क्या होता है कि आपका DNA जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और फिर आपको प्योर DNA मिल जाता है। तो ये हो गया सी टैब एक्सट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट है आपका एल्कलाइन एक्सट्रैक्शन मेथड। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग प्लाज्मिड DNA फ्रॉम बैक्टीरिया। अब देखो, जब आपको बैक्टीरिया से प्लाज्मिड DNA निकालना होता है, प्लाज्मिड DNA कैसा होता है? सर्कुलर होता है इस तरीके से और सुपर कॉइल्ड होता है बहुत ही इस तरीके से। तो ये आपस में इस तरीके से उलझा हुआ होता है, सुपर कॉइल्ड, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये। तो बैक्टीरिया में आपको सुपर कॉइल्ड DNA भी मिलेगा, ये लीनियर DNA भी मिलेगा इस तरीके से। लीनियर DNA क्या आपका? क्रोमोसोमल DNA है बैक्टीरिया का। सुपर कॉइल्ड DNA क्या है? प्लाज्मिड है। और सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी मिल सकते हैं। तो 3 फॉर्म आपको मिलेगा। कौन कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड, लीनियर, डबल स्टैंडर्ड और प्लाज्मिड जो कि सुपर कॉइल्ड है, ठीक है। इस मिक्सचर में से आपको क्या निकालना है? प्लाज्मिड DNA स्पेसिफिकली। तो यूज करोगे आप एल्कलाइन एक्सट्रैक्शन मेथड का। तो इसमें होता क्या है, आप इस मिक्सचर को, जो आपने सेल एक्सट्रैक्ट का जो मिक्सचर निकाला है जिसमें आपको आपके पास तीनों DNA फॉर्म्स हैं, उसको आप हाई pH पर लेके जाते हो, ठीक है। हाई pH पर लेके जाते हो तो इसमें होता क्या है कि जो सुपर कॉइल्ड DNA है, जो सुपर कॉइल्ड DNA इस तरीके से, ये पार्शियली ओपन हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता होगा। बट जो डबल स्टैंडर्ड DNA है इस तरीके से, डबल स्टैंडर्ड लीनियर इस तरीके से, वो पूरा का पूरा डीनेचर हो जाता है, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। जैसे किस पे? हाई pH पे। हाई pH पे यहाँ पे आप देख रहे हो हाई pH है, pH 12 to 12.5। तो यहाँ पर देखो दो ही फॉर्म के DNA आपको मिलेंगे, एक तो ये सुपर कॉइल्ड और यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि pH को न्यूट्रलाइज कर दोगे, pH 7। तो जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA होंगे ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है, इनसॉल्युबल हो जाएंगे, टैंगल कर जाएंगे आपस में। तो ये रहा। अभी क्योंकि आपस में टैंगल हो गए तो ये क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। और जब सेंट्रीफ्यूज करोगे, और दूसरे केस में ये जो सुपर कॉइल्ड DNA जो पार्शियली डीनेचर हुए थे, ये वापस से सुपर कॉइल्ड हो जाएंगे जब आप pH को न्यूट्रल पे लेके आओगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मिक्सचर मिलेगा, टैंगल्ड लीनियर DNA का और इंडिपेंडेंटली फ्लोटिंग सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड DNA। फिर जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो जो टैंगल था आपका लीनियर DNA का, वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड ऊपर एक्वस फेस में फ्लोट करता रहेगा। तो आप यहाँ से इसको लिक्विड को ट्रांसफर करके प्लाज्मिड DNA को प्यूरिफाई कर लोगे। तो ये था आपका एल्कलाइन एक्सट्रैक्शन मेथड। ये आज जितने भी DNA एक्सट्रैक्शन, प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन किट्स होते हैं, जैसे थर्मो का ले लो, काइजिन का ले लो, मोस्टली ये वाला मेथड यूज करते हैं, एल्कलाइन एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके, तो नेक्स्ट है ETBR सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ऑफ DNA एक्सट्रैक्शन। ETBR मतलब इथिडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर सीजियम क्लोराइड से एक कॉलम में ग्रेडियंट बनाते हो डेंसिटी का, ठीक है। जैसे ये एक कॉलम हो गया, इसमें सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट बनाते हैं, मतलब इस तरीके से, मतलब सबसे नीचे हाई डेंसिटी होगी और जैसे से ऊपर जाओगे डेंसिटी लो होती चली जाएगी, लोअर। तो जो लोअर डेंसिटी का मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ होगा इस लेयर पे, उससे हाई डेंसिटी का मॉलिक्यूलर यहाँ पे आके पोजीशन करेगा, और उससे हाई यहाँ। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो हम कॉलम में, इस मेथड में कॉलम में सबसे पहले सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट बनाते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट। उसके बाद DNA के जो आपका सैंपल है, जिसमें प्लाज्मिड DNA हो सकता है, मिक्सचर जो आपका है यहाँ पर, मिक्सचर में आपका प्लाज्मिड DNA हो सकता है, ठीक है, या लीनियर DNA हो सकता है, ठीक है, ओके, सुपर कॉइल्ड DNA हो सकता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ DNA हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने इस मिक्सचर के साथ ETBR ऐड कर दोगे, उसको इंक्यूबेट करोगे। तो ETBR क्या होता है? इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है। ये DNA के बेसिस के बीच में जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर याद रखना, जितना ज्यादा ETBR बाइंड होगा उतना ही उस मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ऐसे याद रखो कि हाई ETBR लो डेंसिटी,
इसको एक्चुअली बुओयंट डेंसिटी बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा ईटीबीआर बाइंड होगा उतनी बुओयंट डेंसिटी कम हो जाएगी, उल्टा होता है, जरूर ध्यान रखना। अब देखो कि ये जो ईटीबीआर है ये लीनियर डीएनए पे, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ज्यादा बाइंड होगा क्योंकि वो खुला हुआ है, इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। तो लीनियर डबल स्टैंडर्ड पे जाके ज्यादा बाइंड होगा, बाइंड्स मोर ईटीबीआर टू लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो सुपर कॉइल्ड होगा, सुपर कॉइल्ड पे ये लेस बाइंड करेगा, बाइंड लेस ईटीबीआर, ध्यान रखना। अब देखो ज्यादा ईटीबीआर जब बाइंड कर रहा है किस पे, लीनियर डीएनए पे, तो उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और सुपर कॉइल्ड पे कम बाइंड कर रहा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसा होता क्यों है कि ये जो ईटीबीआर है ये जितना ज्यादा बाइंड करेगा ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, इट डिक्रीज मास टू वॉल्यूम रेशियो, मास टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर इतने से वॉल्यूम में मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको 4 ग्राम का वेट था, तो अब इतने से वॉल्यूम में सिर्फ 1 ग्राम का वेट होगा, ये इसका मेन फंडा है। तो मास टू वॉल्यूम मतलब मास टू वॉल्यूम रेशियो कम हो गया, मतलब पहले इतने ही वॉल्यूम में मास ज्यादा था, अब वॉल्यूम सेम है लेकिन मास कम हो गया है। तो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है लेकिन डेंसिटी, क्योंकि मास कम हो गया है तो एक तरीके से डेंसिटी भी कम हो गई, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो, इसकी डेंसिटी होगी हाई। ओके, तो ईटीबीआर ऐसा करता कैसा है, तो ज्यादा ईटीबीआर जब बाइंड होगा तो डीएनए का मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा खुलेगा। तो मान लो कि कोई लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरीके से बाउंड हो, इस तरीके से, ठीक है, ये लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसमें ईटीआर बाइंड होना शुरू होता है, इस तरीके से बाइंड होना शुरू हो गया, तो अब ये खुल गया है पूरा ऐसे। तो देखो पहले इतने से वॉल्यूम में जो वेट था, इतने ही वॉल्यूम में आप काउंट करो ना, वो वेट कम होगा, तो ये डेंसिटी कम कर देता है, एक तरीके से मास टू वॉल्यूम रेशियो कम करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड डेंसिटी कम हो जाती है और जो आपका मॉलिक्यूल है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा ईटीबीआर बाइंड करेगा किसको, लीनियर डीएनए को, तो और लीनियर डीएनए हल्का हो जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे हल्का प्रोटीन, क्योंकि उस पर ईटीबीआर बाइंड होगा ही नहीं, तो सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद लीनियर डीएनए मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें ज्यादा ईटीबीआर बाइंड हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये। और उससे कम ईटीबीआर बाइंड होता है सुपर कॉइल्ड में, ठीक है। प्रोटीन का डेंसिटी तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम कंपेयर ही नहीं कर रहे, ऊपर ही आएगा, हम कंपेयर कर रहे हैं डीएनए को। सुपर कॉइल्ड में कम बाइंड करेगा तो इसकी बॉन्ड डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो नीचे की तरफ ही रहेगा। और आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें ईटीबीआर बाइंड ही नहीं करेगा, तो ये हमेशा सबसे नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आपके मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, और ये बहुत ही रिलायबल मेथड माना जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम टेकिंग होता है, बट बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, पहले बहुत यूज होता था। और फिर यहाँ से आप क्या करो, जो भी आप बायोमॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसको स्लोली सिरिंज की हेल्प से यहाँ से देखो आप निकाल सकते हो, ये निकालना, ये निकाल लो, ये निकालना, ये निकाल लो, ये निकालना, ये निकाल लो। उसके बाद आप क्या करोगे, निकालने के बाद शेक विद एन ब्यूटेनॉल, अलाउ लेयर्स टू सेपरेट आउट। जब एन ब्यूटेनॉल से आप शेक करोगे तो क्या होगा कि डीएनए जो है वो नीचे एक्वस फेज में आ जाएगा और ईटीबीआर ऊपर ऑर्गेनिक फेज में चला जाएगा। और फिर इस डीएनए को आप लेकर एक क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस बैग होता है, डायलिसिस ट्यूबिंग होती है, उसके अंदर आप डीएनए को डालोगे और बीकर में डाल करके उसको ओवरनाइट डायलिसिस करोगे। तो क्या होगा कि जो सीशियम क्लोराइड है जो डीएनए के साथ आ गया होगा वो बफर में डिफ्यूज कर जाएगा और आपका इस ट्यूब के अंदर सिर्फ प्योर डीएनए बच जाएगा। तो इस तरीके से ईटीबीआर सीशियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी आप प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एनायन एक्सचेंज एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि आप बीट्स का यूज करते हो और वो जो बीट्स होती है वो पॉजिटिवली चार्ज बीट्स होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इट्स फॉस्फेट बैकबोन, फॉस्फेट का चार्ज नेगेटिव होता है, तो वो इन बीट्स के साथ बाइंड कर जाता है। ओके, और
बाइंड होने के बाद आप वॉश करते हो कॉलम को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मान लो ये इसमें कॉलम में आपने सेल एक्सट्रैक्ट डाला जिसमें डीएनए होगा, प्रोटीन होगा, और भी अलग बायोमोलिक्यूल्स होंगे, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस कॉलम के अंदर आपकी ये बीट्स थे। इन बीट्स पे आपका डीएनए तो बाइंड हो गया क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था और बीट्स पॉजिटिवली चार्ज थे। बीट्स पे आपकी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकती है, वो मॉलिक्यूल्स भी बाइंड कर सकते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल जो वो भी नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। बट जब यहाँ पे आप लो सॉल्ट के साथ, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के साथ वॉश करोगे, वॉशिंग, तो जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे कि प्रोटीन, आरएनए, वो वॉश हो जाएगा। बट डीएनए वॉश नहीं होगा। डीएनए कब वॉश होगा? जब आप सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, मोर सॉल्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि बीट्स और डीएनए के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा और फिर आप फाइनली डीएनए को प्यूरिफाई कर लोगे। तो ये है एनायन एक्सट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट है आपका सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन। इसमें जो आप कॉलम यूज करते हो डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए, उसमें सिलिका बीट्स होती हैं, ठीक है, प्लस कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं केओट्रॉपिक सॉल्ट, केओट्रॉपिक सॉल्ट। और इसका एग्जाम्पल है गुआनिडीनियम क्लोराइड और गुआनिडीनियम थायोसाइनेट। ये दो सॉल्ट आप याद रखोगे इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो सिलिका, अब ये मैं सॉल्ट क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म समझने के लिए। तो ये दो सॉल्ट जो है, या तो क्लोराइड या तो थायोसाइनेट, ये जब सिलिका बीट के साथ मिक्स होती है तो ये सिलिका बीट्स को डिहाइड्रेट कर देती है, डिहाइड्रेट सिलिका बीट्स। और ये डिहाइड्रेशन जरूरी क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेट होने के बाद ही ये बीट्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है और तभी ये डीएनए को बाइंड कर सकती है। ये चीज ध्यान रखना। तो पहला स्टेप है लोड सेल लाइसेट टू सिलिका कॉलम अलोंग विद केओट्रॉपिक सॉल्ट कंटेनिंग बफर। कॉलम के अंदर आपने ये सेल एक्सट्रैक्ट डाल दिया जिसमें आपका डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी बायोमोलिक्यूल सब डाल दिया आपने, ठीक है। और आपने साथ में डाल दिए ये सॉल्ट्स, गुआनिडीनियम क्लोराइड या गुआनिडीनियम थायोसाइनेट। तो जब ये सॉल्ट जाएगा बीट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये बीट्स को डिहाइड्रेट कर देगा, मतलब सारा पानी निकाल देगा उसके अंदर का। उसकी वजह से इन बीट्स पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये देखो यहाँ पर ये डीएनए से बाइंड कर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वॉश द सिलिका कॉलम विद एल्कोहल बेस्ड वॉश बफर्स विच कीप्स डीएनए बाउंड टू सिलिका एंड इम्प्योरिटीज वॉश्ड अवे। तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप वॉशिंग कर रहे हो, ठीक है, वॉश कर रहे हो, वॉश किससे कर रहे हो? वॉश बफर के साथ। उस वॉश बफर में लो सॉल्ट होगा प्लस एल्कोहल होगा, इथेनॉल होगा, इथेनॉल। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि लो सॉल्ट क्या करेगा कि एक तरीके से डीएनए और बीट्स के बीच में बॉन्ड्स को वीक करेगा, लेकिन क्योंकि इस बफर में एथेनॉल भी है तो ये उस बॉन्ड को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सिर्फ डीएनए के केस में होगा। एथेनॉल सिर्फ डीएनए और सिलिका के बीच का जो बॉन्ड है उसको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर जो दूसरी नॉन स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स, आरएनए या और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स जो सिलिका बीट के साथ अटैच्ड हैं, उस पर इथेनॉल का कोई असर नहीं होता और लो सॉल्ट की वजह से वो वॉश आउट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल था तो डीएनए उसके साथ बाउंड रह जाता है, ठीक है। वॉशिंग में सिर्फ डीएनए बाउंड रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इल्यूट डीएनए विद वाटर और लो सॉल्ट बफर। यहाँ पर आप सिर्फ वाटर डाल दो या लो सॉल्ट बफर डाल दो। यहाँ इस स्टेप पे एथेनॉल नहीं होता, नो एथेनॉल। तो एथेनॉल होगा नहीं तो वो डीएनए और सिलिका के बीच का जो इंटरेक्शन उसको बचाएगा नहीं। लो सॉल्ट डाल रहे हो तो लो सॉल्ट की वजह से या वाटर की वजह से डीएनए आपका जो है वो इल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप बस एक चीज याद रखना कि जो हाई सॉल्ट होता है ये डीएनए एंड बीट्स के इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब डीएनए और बीट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके लिए हाई सॉल्ट होना जरूरी है। लो सॉल्ट करोगे तो ये क्या करता है, इट वीकेंस द बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड सिलिका, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक बीड बेस्ड एक्सट्रैक्शन। ये अभी तक का मोस्ट एडवांस्ड, फास्ट और ऑटोमेशन फ्रेंडली मेथड है फॉर प्यूरिफाइंग डीएनए एंड आरएनए।
बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेल एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और भी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्लस ये इम्प्योरिटीज हो सकती है, आप क्या करोगे कि आप एक ऐसा बीड यूज करते हो जो मैग्नेटिक बीड होता है, मतलब वो उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और वो बीड आप इस तरीके से डिजाइंड होता है कि वो सिर्फ डीएनए से ही बाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि इन बीड्स के साथ सिर्फ डीएनए बाइंड करेगा, बाकी और जैसे ही आप इन बीड्स को, डीएनए को इंक्यूबेट करोगे, सारे के सारे उन डीएनए से उन बीड से बाइंड हो जाएंगे। बाकी जो इंप्यूरिटीज है वो इस एक्वस फेज में ही सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी। फिर आप देखो यहाँ पे पास में एक मैग्नेट लेके आओगे ट्यूब के पास साइड में, तो सारी की सारी बीड्स इस तरफ आ जाएंगी नीचे की तरफ, और इन्हीं बीड्स के साथ आपका सारा का सारा डीएनए अटैच होगा। बाकी इंप्यूरिटीज यहाँ पे फ्लोट कर रही होंगी। आप इस लिक्विड को निकाल दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, और जो आपका यहाँ पर बचेगा वो बीड्स प्लस आपका डीएनए बचेगा। इसको कैसे इल्यूट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लो सॉल्ट से वॉश करो, उससे क्या होगा कि बीड्स और डीएनए के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और फिर मैग्नेट को यहाँ पर लगाओगे तो मैग्नेट से सारा का सारा बीड बाउंड रहेगा, लेकिन यहाँ एक्वस फेस में लिक्विड में डीएनए फ्लोट करेगा, जिसको आप पाइपेट से निकाल लोगे। तो ये है मैग्नेटिक बीड बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ डीएनए। अब हमने पहला स्टेप डिस्कस कर लिया सेल लाइसिस, सेकंड स्टेप डिस्कस कर लिया आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, थर्ड स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये आपका मान लो बैक्टीरिया है, इकोलाई है, ओके, इसमें ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए है। मान लो कि आप इसके क्रोमोसोमल डीएनए से कोई एक पर्टिकुलर जीन है जिसको एम्प्लीफाई करवाना चाहते हो और इसी को बाद में क्लोन करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो इस क्रोमोसोमल डीएनए को क्या करोगे, आइसोलेट करोगे। ओके, आइसोलेट किया। अब इस पर्टिकुलर जीन को, मान लो ये वो जीन है जिसको आप एम्प्लीफाई करना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जीन के स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन करेंगे, प्राइमर डिजाइनिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन। क्योंकि आप सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हो, पर्टिकुलरली इस ही जीन को आप एम्प्लीफाई करना चाहते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्राइमर डिजाइन करवाओगे। ठीक है, तो प्राइमर डिजाइन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको पहले से इसके सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जो भी बैक्टीरिया के जीन को आप एम्प्लीफाई करना चाहते हो, उस बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंस पहले से अवेलेबल होना चाहिए। ओके, फिर जीनोम सीक्वेंस अवेलेबल होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग दो प्राइमर डिजाइन करवाओगे, एक फॉरवर्ड प्राइमर जो एक एंड पे बाइंड होगा, दूसरा रिवर्स प्राइमर जो दूसरे एंड पे बाइंड होगा। एंड प्राइमर शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द टर्मिनल सीक्वेंसेस, यही टर्मिनल सीक्वेंसेस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए ऑफ टारगेट डीएनए। जब आप प्राइमर डिजाइन करते हो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्राइमर लेंथ, प्राइमर सीक्वेंस, प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर एंड प्राइमर बेस कॉम्पोजिशन। ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना होता है जब आप प्राइमर डिजाइन करते हो। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके की लेंथ होनी चाहिए। तो लेंथ ना तो ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए, नॉट टू शॉर्ट, इस तरीके से, ना बहुत ज्यादा लेंथी होना चाहिए, नॉट टू लॉन्ग, इस तरीके से। ऑप्टिमम लेंथ जो प्राइमर की होती है वो 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स की होनी चाहिए, इस तरीके से। प्राइमर के सीक्वेंस की बात करें तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस शुड नॉट प्रेजेंट इन एनी प्राइमर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जैसे ये एक प्राइमर है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जब आप इसको डालोगे रिएक्शन में तो ये दोनों ही एक दूसरे से बाइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। जब खुद में ही बाइंड कर लेंगे तो ये टेम्पलेट डीएनए से बाइंड तो करेंगे नहीं, तो ये वाला केस नहीं होना चाहिए। ओके, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस शुड नॉट प्रेजेंट इन एनी प्राइमर, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा है नो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस शुड बी बिटवीन टू प्राइमर्स। जैसे ये दो प्राइमर्स है, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, तो इनके बीच में यहाँ पर देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स है, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों प्राइमर खुद में ही बाइंड कर जाएंगे। जी सी के साथ कर जाएगा, टी ए के साथ, जी सी के साथ, ए टी के साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये जब खुद में ही बाइंड कर जाएंगे तो टेम्पलेट डीएनए से बाइंड नहीं करेंगे। ओके, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखने की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्राइमर बेस कॉम्पोजिशन की। इसमें जीसी कंटेंट जो है 40 to 60% होना चाहिए, और इससे ज्यादा अगर होता है कंटेंट तो उसका क्या होता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब फिर आपको जरूरत से ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं हो पाएगी आपके टेम्पलेट के साथ, नॉन स्पेसिफिक जाके बाइंड हो जाएगा कहीं पर भी जहां आप नहीं चाहते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीसी कंटेंट 40 से 60% के बीच में ही हो। ओके, नेक्स्ट है प्राइमर टीएम वैल्यू, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू। इट शुड बी वेरी क्लोज फॉर बोथ प्राइमर्स। ये ध्यान रहे कि दोनों का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ये विद इन रेंज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस हो।
प्राइमर पेयर शुड हैव मेल्टिंग टेम्परेचर विद इन 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ईच अदर, मतलब एक का अगर 55 है तो दूसरे का 51 से 55 होना चाहिए या 54 से 59 होना चाहिए। ये है, अगर पहले का ये है तो दूसरे का ये हो सकता है या ये हो सकता है। 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए रेंज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमर डिजाइनिंग के बारे में। तो आज हमने 3 स्टेप डिस्कस किए, सेल लाइसिस, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए और एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। इसके अलावा शुरू में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रीफ में हिस्ट्री को भी रिकैप किया था। तो आई होप आपको आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्लास्मिड और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्मिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब हम कौन सा प्लास्मिड यूज करते हैं, जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर कब यूज करते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर कब यूज करते हैं और शटल वेक्टर कब यूज करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में काउंटर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।